नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एस्ट्रोनॉमी के अगले पार्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले हम ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हमने पढ़ा है। आज मैं आपसे एस्टेरॉइड्स और ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम होते हैं, इन दो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। काफ़ी छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम अगले चरण में सूर्य को लेकर चलेंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे एक अभी आप लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तब मैंने देखा, उनका ही निवारण करूँगा मैं, कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो अपनों ने लिखा 1 मिनट 28 सेकेंड। क्लियर? 1 मिनट 28 सेकेंड ये लिखा अपनों ने ये बात की। अब देखिए, यदि हम ये कहें, कई कहते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड कह दूं, तो क्या कोई समस्या है इसके अंदर? तो कोई समस्या नहीं है। होता क्या है, जैसे हम कहें 1.28 ये लिखा, और इसको यदि मैं 1.30 कह दूं तो क्या गलत है? और क्या मैं इसको 1.3 कह दूं तो गलत है? क्लियर? तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रख लें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जैसे हमने पढ़ा कि एस्टेरॉइड्स, प्लूटो जो है बोना ग्रह है, एस्टेरॉइड्स नहीं है, उसी की हम चर्चा करेंगे। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आज। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए एस्टेरॉइड्स। पेज के बीच में लिखिए एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक तो हम बात करेंगे कि क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि होते क्या हैं। क्लियर? दूसरी बात, इनकी खोज किसने की। तीसरी बात, इनकी विशेषताएं। और चौथी बात, कितने एस्टेरॉइड्स हैं। क्लियर? अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना, ध्यान रखें। देखिए क्या होते हैं। पहली बात तो ये एक आकाशीय पिंड है, या आप इसको ब्रह्मांड के पिंड भी कह सकते हो, खगोलीय पिंड भी कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी भी कह सकते हो, जो कि ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप बनते हैं। क्लियर? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप बनते हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1819 में ग्यूसेप पियाजी के द्वारा। वास्तव में इनको इनकी खोज का श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस खोजा था। इसी कारण से इनको ये श्रेय दिया जाता है। अब देखिए एस्टेरॉइड्स की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को देखें तो पहली बात तो ये ध्यान से समझना इस बात को, इनका जो आकार होता है ग्रह से छोटा होता है। जो भी ग्रह है, प्लेनेट है, इनसे छोटा होता है। अब ग्रह से इनका आकार छोटा होता है, मतलब ये ग्रह है और ग्रह से छोटा है,
इस कारण से इसको क्या कहते हैं, वामन या बोना ग्रह भी कहते हैं। क्लियर, बहुत गंभीरता से सुने। तो एस्टेरॉइड्स क्या है, बोने ग्रह है। क्लियर, वामन ग्रह है, छोटे ग्रह हैं। ठीक है, कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इनका जो आकार होता है, जो उल्का पिंड होते हैं या उल्का कह सकते हो, उल्काओं से बड़े। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एस्टेरॉइड जो है ये बोना ग्रह होते हैं। क्लियर रखें, अभी तक एक लाइन, आगे और बातें आएंगी, उसके बाद में बात करेंगे। दूसरा, सूर्य के चारों तरफ चक्रण करते हैं। जैसे ग्रह चक्रण करता है वैसे ये चक्रण करते हैं सूर्य के चारों तरफ। दो बातें करेंगे, एक तो इनकी दिशा कैसी होती है। देखिए, इनकी जो दिशा होती है ये होती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। और यदि हम कौन सी कक्षा में ये चक्रण करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ये कक्षा इस तरीके की होती है, आप ये कह सकते हो, ये ऐसे, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। क्लियर, अब देखिए कितने एस्टेरॉइड्स हैं। क्लियर, ध्यान रखें 40,000 से अधिक है ये, या आप कह सकते हो लगभग 40,000। ठीक है, कोई गिनती नहीं है, 40,000 के आसपास है इसके। क्लियर, और बहुत सारे हैं ये। जैसे मैं कहूं, पहला ये सेरेस है, और सेरेस सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है ये। अन्य भी है, प्लास, जूनो, वेस्टा। अब ये सारे नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सेरेस का ध्यान रखें। क्लियर, यहां मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, एस्टेरॉइड्स बोने ग्रह है, ध्यान रखें, बोने हैं। बोने क्यों है, क्योंकि इनका आकार ग्रह से छोटा होता है, इस कारण से इनको बोना कहा जाता है। इसको किताबों में कई बार छोटा ग्रह भी कह देते हैं, वामन ग्रह भी कह देते हैं, ये है। दूसरी बात, 40,000 से अधिक है, लेकिन हम कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, किन्हीं पर शोध जारी है, एक्सेट्रा, ये चलता रहता है। क्लियर, तो जिनको हम देखें तो सिरेस पर क्वेश्चन बन जाता है, प्लास पर बन जाता है, जूनो पर बन जाता है, वेस्टा पर बन जाता है। क्लियर, अब आप देखिए ये आपके एस्टेरॉइड्स हो गए। और हाँ, एक चीज और विशेषताओं में आप ये लिख दीजिए, इसका तीसरा पॉइंट, ये मंगल व बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। समझ में आई जी बात सारी। ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? क्लियर, खोज का पता होना चाहिए आपको, विस्फोट के फलस्वरूप बनते हैं, इन पर गौर करें। 40,000 से अधिक है, पहला सेरेस है। क्लियर, अब जैसे जैसे टाइम बीता तो 2006 में जो प्लूटो था उसको हमने ग्रह मानने से इनकार कर दिया। ग्रह मानने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद में उसको एस्टेरॉइड का दर्जा दिया गया। क्लियर, एस्टेरॉइड का दर्जा दे दिया। लेकिन यहां पर जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ जो है, इसने क्या किया, एक नया ड्राफ्ट तैयार किया। उस नए ड्राफ्ट के तहत इसने जो सौरमंडल के जो भी आकाशीय पिंड है, इसके आसपास के जो पिंड है, इनको क्या है, 3 भागों में विभाजित किया। क्लियर, अब हम उन 3 भागों की बात करेंगे, फिर देखते हैं प्लूटो कहां है, आपका सेरेस कहां है, वो वहां पर बात करूंगा मैं।
मैंने जानबूझकर यहाँ बताया नहीं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन वापस जाने से पहले मैं गंभीरता से ध्यान रखना, एस्टेरॉइड्स बोने ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं और 40,000 से अधिक है। लेकिन अब जो मैं आपको कैटेगराइज्ड कर रहा हूं वो अलग है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज के बीच में लिखिए सौर मंडल में उपस्थित पिंडों की, पिंड मतलब बॉडी, पिंडों की तीन कैटेगरी है। अब देखिए इसका जो निर्माण किया गया, या यहां लिख दीजिए, इस कैटेगरी का जो निर्माण किया गया ये 2006 में बनाई गई और IAU के द्वारा बनाई गई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, पहले बता चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ ने इसको बताया। तो 3 श्रेणियां बनाई गई। एक श्रेणी थी क्लासिकल श्रेणी, दूसरी थी प्लूटोइड श्रेणी, और तीसरी थी गैर प्लूटोइड श्रेणी। ये जो गैर प्लूटोइड श्रेणी है इसको एक नाम और दिया गया, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, इसको एक नाम और भी दिया गया है। क्लियर? आइए अब देखिए ये जो प्लूटोइड है ये कहां है, प्लूटोइड श्रेणी में क्या शामिल किया गया। देखिए हमारे पास ये कुइपर बेल्ट में जो शामिल होते हैं उनको शामिल किया गया। लिख दीजिए, इसमें वे आकाशीय पिंड आए जो कुइपर बेल्ट में आते हैं। कुइपर बेल्ट, इसको कुपर बेल्ट भी बोल देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो गैर प्लूटोइड श्रेणी है इसमें एस्टेरॉइड्स को शामिल किया गया। क्लियर? एस्टेरॉइड्स को शामिल किया गया। अब हमारे सामने दो बातें आ गई जिसमें हमने एस्टेरॉइड तो पढ़ लिया। क्लियर? एस्टेरॉइड पढ़ लिया तो हमने ये अभी बात की है कि ये जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। ये बात तो हमारी हो गई। क्लियर? लेकिन कुइपर बेल्ट क्या है? कुइपर बेल्ट ये होती है जैसे ये सूर्य है। क्लियर? ये सूर्य है और इसके चारों तरफ आप जानते हो कि जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। जैसे ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है,
बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये चक्कर लगाते हैं। क्लियर। अब ये जो आपका ये कौन सा ग्रह हो गया? वरुण ग्रह है, नेपच्यून। क्लियर। अब देखिए इससे आगे का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे कहते हैं कुइपर बेल्ट या कूपर बेल्ट कह सकते हो। आप ये कह सकते हो वरुण ग्रह के आगे का क्षेत्र या वरुण ग्रह के बाद का क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो। यहां पे लिख दीजिए वरुण ग्रह, नेपच्यून बोलते हैं, वरुण ग्रह के बाद का क्षेत्र ये क्यूपर बेल्ट आता है। क्लियर होगी बात सारी। अब देखिए, हाँ एक चीज और मैं कहीं बाद में भूल ना जाऊं, ये जो क्लासिकल श्रेणी है इसमें आपके 8 ग्रह हैं। कोई बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, वो सारे इसके अंदर आते हैं। क्लियर। ये कुइपर बेल्ट है, ध्यान रखना, ये वाला कुइपर बेल्ट नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाए, ये क्यूपर बेल्ट नहीं है। क्यूपर बेल्ट वरुण ग्रह के बाद के क्षेत्र को क्यूपर बेल्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्लियर। और एस्टेरॉइड्स को मंगल और बृहस्पति के बीच में शामिल किया गया। अभी अपनों ने डिटेल कर ली थी। कितने हैं ये एस्टेरॉइड्स? लगभग अनुमानित 40,000 से अधिक है। क्लियर। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों है, प्लूटोइड है, गैर प्लूटोइड है, इनका आकार छोटा होता है, इन्हें वामन या बोने ग्रह कहते हैं। बोने ग्रह कहते हैं। ये तो नॉर्मल ग्रह है, ये बोने ग्रह है। अर्थात प्लूटोइड, बोने ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लूटोइड और एक गैर प्लूटोइड श्रेणी। क्लियर। अब ये कौन कौन से हैं? ध्यान रखें, ये 4 ही है, 4 है ये। पहला है प्लूटो। क्लियर। ध्यान रखना, इसके 3 उपग्रह हैं। पहले 1 होते थे, पुरानी किताब पढ़ोगे तो वहां 1 मिलेगा। एरिस, मैकमेम, होमी। ये नया है। क्लियर। इसकी 2008 में खोज हुई थी। आठ में इसकी खोज हुई थी, ये नया है। अब देखिए इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है हाइका और दूसरे का नाम है नमाका। हाइका और नमाका 2 है। तो इसमें ये 4 आते हैं। प्लूटोइड श्रेणी में 4 ग्रह हैं। प्लूटो है, एरिस है, मैकमेम है, होमी है। अब देखिए प्लूटो को मैं बोना ग्रह कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर। ये देखिए बोना ग्रह, प्लूटो बोना ग्रह है। ठीक है। अब देखिए ये जो एस्टेरॉइड्स है, हालांकि बाद में इसको, पहले इसको एस्टेरॉइड में शामिल किया गया था। क्लियर। हो सकता है मैंने पहले बताया भी हो आपको। अब ये एस्टेरॉइड्स है, यहां पर थोड़ा समझे कितने हैं एस्टेरॉइड्स? 40,000 से अधिक लगभग। लेकिन इस श्रेणी में केवल एक ही गैर प्लूटोइड श्रेणी को या एस्टेरॉइड को शामिल किया गया है, वो है सेरेस। क्लियर। अब सेरेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, एक ही है। अब देखिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लूटोइड और गैर प्लूटोइड श्रेणी के में टोटल बोने ग्रह कितने हैं? 5। तो ये जो कुल बन जाएंगे, आप यदि इनको ये कहें, इन दोनों को मिलाकर कहें, ये वाले और ये वाले, ये कुल 5 होते हैं। ध्यान रखना, कुल 5 होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, एस्टेरॉइड्स 40,000 से अधिक है, लेकिन
गैर प्लूटोइड जो श्रेणी है, जो कि नई श्रेणी है 2006 के बाद आईएयू ने बनाई है, उसमें केवल एक ही एस्टेरॉयड शामिल किया गया है, वो है सेरेस। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है ये, क्षुद्र ग्रह है ये। क्लियर? इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना, ना समझ में आए तो इसको थोड़ा बार बार देखना। मैं वापस रिपीट कर दूं, 3 कैटेगरी है। क्लासिकल श्रेणी में 8 ग्रह है, ये तो कोई समस्या नहीं है। प्लूटोइड, गैर प्लूटोइड, 2006 के बाद में बोने ग्रहों की 2 श्रेणियां बनाई गई, प्लूटोइड, गैर प्लूटोइड। प्लूटोइड कुइपर बेल्ट में है। कुइपर बेल्ट क्या होती है? जो कि वरुण ग्रह के आगे का क्षेत्र है, नेपच्यून के आगे का क्षेत्र है। और दूसरा एस्टेरॉयड शामिल किया गया। एस्टेरॉयड्स क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। इसमें केवल 4 को शामिल किया गया, प्लूटो, एरिस, मैकमेंग, होमी। और इसमें केवल 1 शामिल किया गया, सेरेस। हालांकि एस्टेरॉयड्स बहुत सारे होते हैं, 40,000 से अधिक माने गए हैं। उसमें कईयों के नाम होते हैं, कईयों के नाम जैसे जैसे नई नई खोज होती रहती है बताते रहते हैं, लेकिन गैर प्लूटोइड श्रेणी में एक ही है। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रहों की गति से संबंधित नियम, जो कि 1517 में केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये तीनों ग्रहों के नियम इंपॉर्टेंट है, आपने नियमों की तरफ ध्यान देना है। और शब्द जैसे परिक्रमण काल शब्द आएगा तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? पेज के बीच में लिखिए, ग्रहों की गति से संबंधित नियम। इनकी जो खोज की थी केपलर ने की थी, आप इतना ही ध्यान रख लीजिए, केपलर। क्लियर? केपलर ने इसकी खोज की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। देखिए 3 नियम है इसके। आरएस 2016 के मेंस में आया था ये, कि केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियमों के बारे में बताइए। 3 नियम है ये। एक तो है कक्षाओं का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा होता है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन पीरियड। क्लियर? ये 3 नियम होते हैं इसके। कक्षाओं का नियम तो वही है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। इसके नीचे लिख दीजिए, ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं, रोटेट करते हैं। इलेप्टिकल कह सकते हो दीर्घवृत्ताकार कक्षा को, इलेप्टिकल चक्रण करते हैं। आप ये कह सकते हो जैसे ये सूर्य है और इसमें जो ग्रह चक्रण करेगा, उन ग्रहों की स्थिति, जितने भी ग्रह हैं वो ऐसे चक्रण करेंगे। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, ऐसे होती है।
ठीक है, एक वर्ताकार होती है, वो राउंडिंग में आ जाती है। ये ग्रह ऐसे चक्रण करते हैं इसमें, क्लियर, इस तरीके से जो भी है, क्योंकि ये तो नहीं लगा सकते क्योंकि कई ग्रह उल्टा भी चक्रण करते हैं। क्षेत्रफल का नियम ये क्या होता है? ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। आप ये लिख दीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। ग्रह की सूर्य से दूरी, मतलब कि कोई भी ग्रह सूर्य से कितना दूर है, उसकी जो चाल है, या क्षेत्रफलीय चाल कह सकते हो आप, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल, ये होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, या ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी यदि अधिक है, तो क्षेत्रफलीय चाल कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन पर ये सिस्टम लागू होता है, इनकी हमेशा चाल नियत रहेगी, क्लियर। अब देखिए ये परिक्रमण काल और इससे कैसे रिलेटेड होता है, ध्यान से समझिए। एक बात ध्यान रखनी है आपने, वही बात लिखा रहा हूं, t² समानुपाती R3। आप इसको ध्यान दोगे ज्यादा क्लियर रहेगा आपके, क्लियर। आप कह सकते हो कि प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल ग्रह की दूरी से, सूर्य की ग्रह की दूरी से, उसके क्यूब के, आप वर्ग के क्यूब के समानुपाती होता है। इस तरीके से आप बना सकते हो कि परिक्रमण काल का, ये लिख दीजिए, ये परिक्रमण काल है, रिवोल्यूशन पीरियड, और जो ये है ग्रह की सूर्य से दूरी, क्लियर। तो बहुत सिंपल है आपके सामने कि इसका जो स्क्वायर है इसके क्यूब के समानुपाती होता है, क्लियर, तिगुनी घात के समानुपाती होता है। इस तरीके से ये बनता है। आप तो ये t² समानुपाती R3 ध्यान रखो, परिक्रमण काल का नियम हो गया। और इसमें आप ये ध्यान रखो, क्षेत्रफलीय चाल, हम इसको और इन दोनों को आप मिला के भी देख सकते हो, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एस्टेरॉइड्स को जाना और उसके 2006 के बाद में जो नया अपडेट आया है, जिसमें हम प्लूटोइड श्रेणी, गैर प्लूटोइड श्रेणी, इसको हमने जानने का प्रयास किया। हालांकि क्लासिकल श्रेणी में तो 8 ग्रह आते हैं, नित्य नई चीज़ें ये आती जाती रहती है। खैर, इसमें जो भी कोई भी वैल्यू एडेड आएगा उसको हम चर्चा करते रहेंगे। और इसके साथ साथ अपनों ने ग्रहों के नियम को पढ़ा जो कि केपलर ने दिए थे। इसमें आप सिंपल तौर पर ध्यान रखें, ज़्यादा इसको डिटेल में रखने की जरूरत नहीं है। एक तो दीर्घवर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं, क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, या ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा आप ये कह दो ना कि ग्रह की सूर्य से दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल के, एरिएटिक स्पीड कह सकते हो आप इसको। और परिक्रमण काल आप ये कह सकते हो कि t² समानुपाती R3, ये ज़्यादा सही रहेगा। इन पर ध्यान दो, एक ये और एक ये। अब ये तो नॉर्मल ध्यान रह जाएगा, ये ध्यान इस तरीके से करोगे तो फिर ये भूलोगे भी नहीं। हालांकि आपके ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। तो दोस्तों, आज इस सीरीज में हम इन 2 तथ्यों को लेकर ही चर्चा करेंगे। आगामी सीरीज जो होगी उसमें हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम पृथ्वी को एक नए सिरे से लेके चलेंगे। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते जाइए और इसको पॉजिटिव वे में लें। घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, एहतियात बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य सही है तो आगे आप जो भी काम करते हो, जो भी आपके एम हैं, सब अपने आप पूरे हो जाएंगे। यदि स्वास्थ्य में ढील बरती जाएगी तो उसका हानिकारक प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा।
तो बिल्कुल संयम और अच्छे तरीके से तैयारी करते जाइए, साफ सफाई रखें और समय का सदुपयोग करें। मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ, आज भी करूँगा, लॉकडाउन आपके लिए गोल्डन टाइम है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल किस वे से करते हो। ध्यान रहे, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके हाथ में। तो अब आप इजाज़त दीजिए, आप मेरे इस एस्टेरॉइड्स के पार्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी हेल्प ले सकते हो, ताकि अन्य लोग जो भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा कम जानते हैं उनको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो उपलब्ध हो सके, और भविष्य में इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसकी जानकारी अपने पास रख सकें। नमस्कार।